नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करता हूं। कहते हैं कि युद्ध और राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, लेकिन बात युद्ध की नहीं बल्कि राजनीति की करेंगे। वो भी इस सवाल के साथ कि क्या राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस को कुछ ऐसी ही पॉलिटिकल टाइमिंग नजर आने लगी है। आखिरकार क्या ये बात है? सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान में इस बार बीजेपी ने सीएम का कोई चेहरा नहीं दिया है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में है, लेकिन अब कांग्रेस वसुंधरा राजे से हमदर्दी जता रही है। मैंने पिछले चंद दिनों के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को बड़े ध्यान से सुना। मुझे ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे को लेकर सहानुभूति जताने की कोशिश वो कर रहे हैं। ऐसे में चंद सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। मसलन, चुनावी मौके पर वसुंधरा से सहानुभूति के पीछे कांग्रेस का गेम प्लान क्या है? वोटिंग से ऐन पहले वसुंधरा से कांग्रेस नेता हमदर्दी क्यों जताने लगे हैं? यह भी अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। इन तमाम सवालों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। वसुंधरा को लेकर कांग्रेस की हमदर्दी वाली पॉलिटिक्स की तह तक जाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि कांग्रेस ने वसुंधरा राजे को लेकर आखिर क्या कहा है। वसुंधरा जी पर तो थोड़ा तरस ही आ रहा है। जिस तरह से उनको दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दिया गुजरात की उस जोड़ी ने, वसुंधरा जी का तो राजनीतिक उन्होंने पूरी तरह से पतन कर दिया। बड़ा दुखद है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने यह बातें जोधपुर में कही। कांग्रेस प्रवक्ता ने वसुंधरा राजे के बहाने बिना नाम लिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा। जाहिर है बीजेपी से जवाब मिलना ही था और ऐसा हुआ भी। सुनिए। वसुंधरा जी तो आपने क्योंकि नाम लिया, वसुंधरा जी तो हमारे सभी बैनर्स पर है। वसुंधरा जी उस कंबाइंड लीडरशिप के अंदर है। वसुंधरा जी हमारी पार्टी की बहुत बड़ी लीडर है, अभी चुनाव भी लड़ रही हैं। जो वो बेचारा कर रहे हैं। राहुल गांधी तो राजस्थान में एंट्री बंद है। राहुल गांधी की तो एंट्री बंद है चुनाव में। अभी 3 दिन बचे हैं, शायद सुना है अब आए हैं। 18 से 23 के बीच में राजस्थान की जनता को जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने उनको भुगता है, वो कभी नेतृत्व का फैसला नहीं कर पाए। गवर्नेंस इतनी पुअर थी कि राजस्थान में अपराध बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई, तुष्टीकरण जबरदस्त हुआ। इसलिए मुद्दों को ध्यान अटकाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन वो पहले अपना घर संभाल लें। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन मैं चुनावी कैंपेन के वक्त से ही कांग्रेस नेताओं के भाषणों को बड़े गौर से सुन रहा हूं, जिसमें मुझे एक बात जरूर कॉमन लगी। वो ये कि कांग्रेस के नेता बीजेपी पर तो जमकर निशाना साधते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे पर डायरेक्ट अटैक करने से बचते रहे हैं। महीने भर पहले अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा था, जरा ये भी सुनिए। कोई मेरे कारण वसुंधरा जी को तकलीफ होनी चाहिए पार्टी में। मैं देख रहा हूँ वसुंधरा जी को सही है, तरह से एक बार जिसने मेरे बारे में अगर अपनी ओपिनियन भी दी है, क्या एक मुख्यमंत्री के बारे में किसी एमएलए हकमी है तो किसी पार्टी का, अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। देखिए, अशोक गहलोत एक बार नहीं बल्कि कई बार वसुंधरा राजे को लेकर हमदर्दी जता चुके हैं। इसी साल मई में अशोक गहलोत ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि वसुंधरा राजे कैलाश मेघवाल और शोभा रानी की वजह से उनकी सरकार गिरने से बच गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? देखिए, गहलोत राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, अक्सर नाप तोल कर बोलते हैं, लेकिन उनके इस बयान ने वसुंधरा ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी असहज कर दिया था उस वक्त जब उन्होंने बयान दिया।
ऐसे में वसुंधरा राजे ने पलटवार करने में देर नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि गहलोत द्वारा मेरी तारीफ करना मेरे खिलाफ उनका एक बड़ा षड्यंत्र है। जीवन में मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया, कोई उतना नहीं कर सकता। ऐतिहासिक हार से बचने के लिए गहलोत ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी ये चाल कामयाब नहीं होने वाली है। ये बात वसुंधरा ने उस वक्त कही थी अशोक गहलोत के इस बयान पर। वसुंधरा राजे ने गहलोत के बयान को साजिश बताया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। वसुंधरा बीजेपी में हाशिए पर दिखाई देने लगी। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बनी समितियों में वसुंधरा को नहीं रखा गया, सीएम फेस नहीं बनाया गया। वसुंधरा के कई करीबियों के टिकट भी काट दिए गए। इसके अलावा वसुंधरा के मुकाबले जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी को भी तरजीह दी जाने लगी। 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित उन्होंने किया। महिला आरक्षण बिल संसद से पास होने के बाद राजस्थान में मोदी की यह पहली रैली थी। रैली के दौरान मंच पर संचालन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। रैली में वसुंधरा राजे भी मौजूद थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। ये तस्वीरें भी गौर करने वाली थी। यहीं से कांग्रेस को सियासी गुंजाइश नजर आने लगी। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता वसुंधरा राजे को लेकर हमदर्दी जताने वाले बयान देने लगे। अशोक गहलोत तो कई बार कह चुके हैं कि वो वसुंधरा राजे को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। इसकी वजह क्या है, आइए अब मैं आपको वजह बताता हूं। इसकी वजह को जानिए। पहला सवाल भी है कि क्या कांग्रेस वसुंधरा राजे के बहाने बीजेपी, सवाल दूसरा एक और उठ रहा है, क्या वसुंधरा के सहारे कांग्रेस राजस्थान के हड़ौती में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि वसुंधरा हड़ौती इलाके से ही आती हैं, वसुंधरा चुनाव लड़ती हैं। वसुंधरा राजे 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद रही हैं। ग्वालियर राजघराने की बेटी और धौलपुर राजघराने की पुत्रवधू है और राजस्थान की जातिगत सियासत पर उनका असर भी ठीक ठाक है। ये किस तरह से, इसको भी जरा समझिए। वसुंधरा खुद मराठा राजपूत है, तो उनकी शादी जाट राजघराने में हुई। वसुंधरा के पति का जन्म सिख राजघराने में हुआ था, लेकिन उनके नाना जाट राजघराने से थे और वो नाना के पास ही पले बढ़े। राजस्थान की राजनीति में अगर वसुंधरा का कद आज इतना बड़ा है तो उसकी एक बड़ी वजह है ये जातिगत समीकरण, इसको भी माना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की जो रणनीति है वो हमने आपको दिखाई और बताई। देखिए, झालरापाटन सीट वसुंधरा राजे का गढ़ रही है। ये इलाका हड़ौती इलाका कहलाता है। राजनीतिक तौर पर राजस्थान के 5 इलाकों में हड़ौती वो इलाका है जिसे संघ की प्रयोगशाला माना जाता है। इसके साथ ही बीजेपी का मजबूत किला भी है। वसुंधरा राजे की कर्मभूमि है, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी इसी इलाके से चुनाव लड़ते हैं। तो ये तमाम बातें, ये तमाम आंकड़े हैं। हड़ौती संभाग में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं। इस संभाग में कुल 4 जिले पड़ते हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ शामिल है। हड़ौती के मजबूत सियासी किले पर पिछले 10 साल यानी 2 चुनावों से बीजेपी को जीत मिलती रही। खास बात यह है कि 2018 में सत्ता गंवाने के बाद भी हड़ौती पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा था। 2018 में बीजेपी ने यहां की 17 सीटों में से 10 पर कब्जा जमाया था। वसुंधरा राजे की झालरापाटन सीट पर कांग्रेस पिछले 20 साल से नहीं जीत पाई है। 1998 में जीती थी, उसके बाद 2003 से ही इस सीट पर बीजेपी काबिज है। खास बात यह है कि 5 चुनावों में कांग्रेस ने वसुंधरा के सामने नया चेहरा जताया, उतारा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इतना जरूर है कि हार जीत का अंतर ऊपर नीचे होता रहा। अब वसुंधरा को लेकर कांग्रेस जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है, कहीं उसकी वजह इसी इलाके के वोट बैंक को साधना तो नहीं है, यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है। कांग्रेस के अंदर एक खास तरह की गुटबाजी है। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत। इसी तरीके से भाजपा के अंदर भी गुटबाजी है, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रभावशाली गुट वसुंधरा राजे का है। जब कांग्रेस की गुटबाजी आपसी मारकाट बहुत हो जाती है, सचिन पायलट गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, उस वक्त ऐसा दिखाई पड़ता है कि वसुंधरा की तरफ से अशोक गहलोत को एक तरह की राहत मिल रही है। जानकारों की अपनी राय है। वैसे यह भी सच है कि कांग्रेस वसुंधरा को लेकर सियासी हमदर्दी बेशक दिखा रही हो, लेकिन
वसुंधरा राजे अपनी हर रैली में कांग्रेस और गहलोत सरकार पर हमला करने से बिल्कुल नहीं चूकती है। 4 साल कुछ नहीं किया और आखिरी में 5-6 महीने पहले उन्होंने खजाना खोल के बताया वो आपको मोबाइल चाहिए मोबाइल ले जाओ, आपको फेटा चाहिए फेटा ले जाओ, आपको जूती चाहिए जूती ले जाओ, आपको मफलर चाहिए मफलर ले जाओ, कुर्ता चाहिए कुर्ता, पजामा चाहिए पजामा, साड़ी चाहिए साड़ी, बताओ क्या चाहिए हम निकाल के तुमको दे देंगे। मेरा ये पूछना है कि पहले क्यों नहीं किया। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों को सियासत का लंबा तजुर्बा है। 1998 यानी करीब 25 साल से राजस्थान की राजनीति इन्हीं दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार किसका पलड़ा भारी होगा? वसुंधरा के गहलोत पर वार या गहलोत की वसुंधरा को लेकर चुप्पी काम आएगी? ये तो 13 दिन बाद ही साफ हो पाएगा। वसुंधरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाकर कांग्रेस राजस्थान में भले ही बढ़त हासिल करना चाहती है, बीजेपी भी तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान में सत्ता की चाबी किसके पास है? ये बताएंगे आपको अगली खबर में कि किसके पास राजस्थान में सत्ता की चाबी है। मैंने 2 दिन पहले आपको कहा था कि राजस्थान का चुनाव बना नहीं है, फंसा हुआ है। इसका मतलब यह कि नेताओं को तस्वीर साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन अब चुनाव बनने लगा है, तस्वीर साफ होने लगी है। मैंने इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं से बात की। इनमें से कुछ दिल्ली तो कुछ जयपुर के वॉर रूम में इलेक्शन मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ ग्राउंड लेवल पर काम भी कर रहे हैं। सब लोगों से बात की। इलेक्शन काउंट किस करवट बैठेगा इस बारे में पक्के तौर पर तो अब भी कोई नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे साफ होने लगा कि इस बार इलेक्शन में महिला सुरक्षा बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है। इसलिए पहला सवाल यही है कि क्या राजस्थान के इलेक्शन में इस बार महिला सुरक्षा का मुद्दा ही हावी रहने वाला है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या राजस्थान में इस बार किंग मेकर का किरदार महिलाएं निभाएंगी? तीसरा सवाल, महिला वोटर्स कांग्रेस का समर्थन करेंगी या बीजेपी को सत्ता की चाबी थमाएंगी? यह तीसरा सवाल है, यानी केंद्र में महिला वोटर है। ये तीनों बड़े गंभीर सवाल है, इन तीनों पर बात करेंगे। लेकिन अभी बात पहले सवाल की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत बड़ी बात की। वो राजस्थान के पाली में प्रचार कर रहे थे। इस रैली में उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। देखिए, राजनीति में बयानों का बड़ा महत्व है, इसलिए सवाल है कि प्रधानमंत्री ने यह बात क्यों कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरने के लिए बीजेपी महिला सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर क्यों दे रही है? इसका जवाब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में छिपा है। यह आंकड़े क्या है, जरा आप इसको देखिए। 2018 में राजस्थान में रेप के 4335 मामले सामने आए, जबकि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 5433 रही। 2019 में राजस्थान में रेप के 5997 केस रजिस्टर हुए, तो मध्य प्रदेश में यह संख्या 2485 रही। 2020 में राजस्थान में 5310 महिलाओं ने रेप की शिकायत दर्ज करवाई, तो मध्य प्रदेश में यह संख्या 2339 रही। 2021 में राजस्थान में 6337 महिलाओं से रेप का केस दर्ज हुआ, जबकि मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 2947 रहा। यह आंकड़ा गौर करने वाला था। इसके बाद एनसीआरबी के ये आंकड़े नहीं आए। जो आए वो बताते हैं कि बलात्कार के मामलों में भले ही पहले मध्य प्रदेश आगे था, लेकिन साल 2018 से राजस्थान में रेप के मामले बढ़ते चले गए। मुझे याद है पिछले साल जब संवाददाताओं ने इसी बात पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछा था, तो उन्होंने आंकड़ों को भी झूठा बता दिया था। गहलोत का वो बयान मैं आपको सुनवाता हूं और दिखाता हूं। विपक्षी पार्टी वाले लोग हैं, ये ऐसी अफवाहें चलाते हैं कि बस रेप हो रहे हैं, यहाँ पर क्राइम बढ़ गए हैं। 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे कि और लोग जो है हिम्मत नहीं करे
बदनाम करने की पुलिस को, राजस्थान सरकार को। देखिए, राजनीति में बयानों का बड़ा महत्व है। मैंने पहले भी कहा, अब कौन क्या कहे और कब विरोधी उसे ले उड़े, ये किसी को पता नहीं होता। गहलोत साहब ने जो बात 1.25 साल पहले कही थी, बीजेपी अब उसी के जरिए कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी के नेता हर रैली, हर सभा में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां महिलाओं का ऊपर अत्याचार होगा। कि राजस्थान की सरकार महिला उत्पीड़न के लिए जानी जाती है, महिलाओं के साथ अन्याय के लिए जानी जाती है और महिलाओं पर अत्याचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस की बहुत सारी इश्यूज हैं जो हमेशा जब भी उनकी सरकार आती है मैं देखती हूँ कि रिपीट होती रहती हैं। इम्प्रूवमेंट तो होता नहीं है। राजस्थान में तो माना जाता है देश के अंदर की सबसे ज्यादा महिला अपराध यही हो रहा है। आज राजस्थान किसमें आगे है? भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 है। बीजेपी राजस्थान में महिलाओं पर होने वाले अपराध की बात तो कर रही है। यूपी की तरह ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का वादा भी कर रही है। इसके जरिए वो महिलाओं को अपने फेवर में करना चाहती है। रही बात कांग्रेस की, उसने तो अपनी पूरी कैंपेन ही महिलाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने और 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस को पता है कि सत्ता में बने रहना है तो महिला वोटर्स का भरोसा जीतना ही होगा। इसीलिए वो बीजेपी के हर हमले का पूरी ताकत से जवाब भी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा है, जो कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से देश की बेटियों को बचाओ। उनकी घिनौनी आंखों से और उनकी घिनौनी फितरतों से देश की बेटियों को बचाओ। राजस्थान के प्रचार में राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी ज्यादा एक्टिव है। मुझे बताया गया कि कांग्रेस ने यह कदम भी बहुत सोच समझकर उठाया। कांग्रेस नेताओं से जब भी मैंने बात की तो यही लगा कि प्रियंका के जरिए कांग्रेस महिला वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अब सवाल यह है कि राजस्थान की राजनीति में सबका फोकस अचानक महिला वोटर्स पर ही क्यों हो गया है? जवाब के लिए इन आंकड़ों को गौर से देखिए। इन आंकड़ों में भी बहुत कुछ छिपा है। राजस्थान में 5.25 करोड़ वोटर हैं। इनमें पुरुष वोटर करीब 3.25 करोड़ है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 5 लाख है। यानी राजस्थान में संख्या के मामले में महिला वोटर्स पुरुष वोटर से कुछ ही कम भले ही हो, लेकिन वोटिंग में ये पुरुषों से आगे निकल रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से राजस्थान का वोटिंग पैटर्न बदल गया है। महिलाओं का वोट परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। अब आंकड़े देखिए। राजस्थान में साल 2008 में 67.01% पुरुषों और 65.31% महिलाओं ने वोट डाला। मतलब महिलाओं के मुकाबले पुरुषों का वोट प्रतिशत 1.79 ज्यादा रहा। 2013 में 74.67% पुरुषों और 75.44% महिलाओं ने वोट डाला। यानी महिला वोटर्स के वोट पुरुषों के मुकाबले 0.77% ज्यादा रहे। अब 2018 की बात करते हैं। 2018 में 73.49% पुरुषों और 74.67% महिलाओं ने वोट किया। मतलब वोटिंग के मामले में महिला वोटर्स 1.18% आगे निकल गई। तो इसी बढ़त पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। राजस्थान में महिला वोटर्स का वोटिंग परसेंट साल दर साल बढ़ता गया। इसकी वजह क्या है? क्या मरुधरा में महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गई है? परंपराओं पर चलने वाले राजस्थान में अगर यह बदलाव आया है तो यह अपने आप में बड़ी बात है। जो भी स्कीमें आ रही हैं वो चाहे किसी भी प्रदेश की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो, हर पार्टी महिलाओं का ध्यान रख रही है। अब यह दौर आ गया है कि बिना नारी शक्ति के वंदन के बिना कोई भी पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी। राजनीतिक पार्टियों को महिला वोट की कीमत समझ में आ गई है, इसीलिए सबका फोकस महिला वोट पर है। गहलोत सरकार ने तो इस साल बजट से ही महिलाओं के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी और
सबसे अहम बात यह कि जब चुनाव आया तब भी महिला वोटर्स को लुभाने वाले मुद्दों को ही तरजीह दी गई। बीजेपी का कैंपेन भी इसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के वोट पाना हमेशा ही हर पार्टी के लिए गेम चेंजर हो सकता है, खासतौर से एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़ने में अगर आपने महिला वोटरों को आकर्षित कर रखा है, जैसे कुछ नेता शराबबंदी की मांग करते हैं, शराबबंदी का वायदा करते हैं, तो वो भी महिला वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक तरीका होता है। वो हमेशा ही गेम चेंजर साबित होता है। राजस्थान का इलेक्शन भी यही बात कर रहा है कि इस बार सत्ता की चाबी महिला वोटर्स के हाथ में है। मतलब सरकार उसी की बनेगी जिसे महिला वोटर्स का समर्थन मिलेगा, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इसके उदाहरण कई राज्यों में पहले भी देखे जा चुके हैं। यूपी में 2022 में बीजेपी ने भी महिला वोटर्स के दम पर जीत रिपीट की। महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जमकर वोट किया। बंगाल में ममता बनर्जी भी 2021 में तीसरी बार सत्ता में रिपीट हुई। उनकी जीत में भी उनकी महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का बड़ा योगदान रहा। 2020 में महिलाओं के वोट से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, रिपीट हुई। दिल्ली में फ्री बिजली, पानी और स्कूल फीस पर लगाम वाली पॉलिसी को महिला वोटर्स ने काफी पसंद किया। बिहार में 2020 में महिला वोटर्स ने नीतीश गठबंधन का समर्थन किया। महिलाओं ने नीतीश को यह समर्थन शराबबंदी के चलते दिया था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि राजस्थान के चुनाव में अब महिला सुरक्षा और महिलाओं को के लिए जो अलग से योजनाएं हैं उनको लेकर कई बातें कही जा रही हैं, और ये केंद्र में भी है। चुनावी जीत का यही फॉर्मूला अब राजस्थान में आजमाया जा रहा है। गहलोत महिलाओं के समर्थन से सत्ता रिपीट करना चाहते हैं, तो बीजेपी महिला वोटर्स की मदद से राजस्थान का सत्ता परिवर्तन वाला रिवाज कायम रखना चाहती है। दोनों को पता है कि यह अरमान महिला वोटर्स की मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए महिलाओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों फिक्रमंद दिखाई दे रही है। देश में चुनावों के दौरान राजनीति का अलग ही रंग देखने को मिलता है। इनमें एक रंग पैसे का भी है। वैसे ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश की चुनावी राजनीति में धन बल और बाहुबल का असर खूब नजर आता है, और ये पहली बार नहीं है। कमोबेश छोटे से बड़े हर चुनाव में ऐसी खबरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड बन गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि ये रिकॉर्ड देखना बेहद जरूरी है आपके लिए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 5 राज्यों में चुनाव में के दौरान 1,500 करोड़ से ज्यादा की नकदी, गोल्ड, शराब से लेकर कई सामानों की रिकवरी की गई है। 1,500 करोड़, एक बार फिर सुन लीजिए, 1,500 करोड़ रुपए मिले हैं 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान। यह जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। बताया है कि 5 राज्यों यानी मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कुल 1,760 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। खास बात यह है कि रकम 2018 के चुनाव में जब्त की गई रकम से 7 गुना ज्यादा है। आप देखिए महंगाई की मार यहां भी दिख रही है। यहां मैं यह भी बता दूं कि 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान 9 अक्टूबर को किया गया था, यानी सिर्फ 1.5 महीने के दौरान ही 1700 करोड़ से ज्यादा की जब्ती कर दी गई। खास बात यह भी है कि इसमें कोई राज्य पीछे नहीं है, लेकिन तेलंगाना पहले नंबर पर है। तेलंगाना की जब्ती के अकेले 2019 लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी 2019 लोकसभा चुनाव में जो धन या दूसरी चीजें जब्त की गई उससे ज्यादा तेलंगाना के इस चुनाव में मिला है। राज्यों से क्या क्या मिला, क्या क्या जब्ती के दौरान मिला, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तेलंगाना में 225 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। इसके अलावा करीब 87 करोड़ की शराब, 191 करोड़ से ज्यादा का सोना चांदी और 106 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हुई है। अब राजस्थान की बात करें, यहां 93 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। करीब 51 करोड़ की शराब और 73 करोड़ से ज्यादा रकम के सोना चांदी जब्त किया गया है। करीब 34 करोड़ कैश, 17 करोड़ की शराब और 74 करोड़ की ज्वेलरी की जब्ती के साथ मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। तो इस वक्त ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा आप देख रहे हैं, उससे पहले राजस्थान और तेलंगाना का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। यह बात छिपी नहीं है कि पैसा और शराब बांटकर चुनाव जीतना अखिल भारतीय बीमारी है, जो कैसे बढ़ती जा रही है।
इसी से समझा जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 540 करोड़ की जब्ती की गई। इस बार अकेले तेलंगाना से ही 659 करोड़ की जब्ती की गई। दिलचस्प बात यह भी है कि मिजोरम में कोई नकदी या कीमती चीजें जब्त नहीं की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने करीब 30 करोड़ के ड्रग्स वहां से बरामद किए। यह आंकड़ा गौर करने वाला है, हैरान करने वाला है, और यह आंकड़ा कई सवाल भी छोड़ता है, हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो। यहाँ से हम लोग को बताया जा रहा है कि अब 24 घंटा 10 घंटा 8 घंटा में निकल जाएंगे, आज शाम तक निकल जाएंगे, कल सुबह तक निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं निकले। सही जानकारी तो कुछ नहीं बोलोगे, सुबह पूछते हैं तो बोलते शाम तक निकल जाएंगे, शाम को पूछे तो बोलते सुबह तक निकल जाएंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल पर जहां पर 40 के 40 लोग फंसे हुए हैं, वहां तक पहुंचने की लगातार कोशिश रेस्क्यू टीम कर रही है और अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पाई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे 9 दिन के लिए आप एक सुरंग में बंद हो और आपको यह पता ना हो कि आप कब और कैसे निकलेंगे? यह सोचकर ही रूह कांप उठती है। लेकिन उत्तरकाशी के एक सुरंग में देश के 41 लोग फंसे हुए हैं। आज 9वां दिन है जब सुरंग से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश होती रही। सूरज रोज इस उम्मीद के साथ निकलता है कि शाम को वो मजदूर शायद बाहर आ जाएंगे, लेकिन सूर्यास्त के साथ ही एक और दिन नाउमीदी का अंधेरा बिखेर कर खत्म हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान के मन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर ये सुरंग कब खुलेगी। हर बीतता पल अब भारी साबित होने लगा है। नौ दिन यानी करीब करीब 200 घंटे से देश के 41 मजदूर इस सुरंग के भीतर मलबे के बिल्कुल बीच में फंसे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बचाव टीम उनकी जान बचाने के लिए किसी भी पल पहुंच जाए, क्योंकि अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ बोलिए। इतना ज्यादा जो अंदर में रहने वाले आदमी को कितना ढाढ़स बंधा के रखा जा सकता है, ये तो हम लोग सब महसूस कर सकते हैं कि भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ही उसका तो इस तरह करके वो ढीला होते जाएगा। जो घर वाले हैं वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। घर में परेशानी, मम्मी जरा थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। पूरे सिस्टम ने जोर लगा रखा है। विदेशों से सुरंग के एक्सपर्ट बुलाए गए। Look at this. Yes. This is the Himalayas, right? This is what we're dealing with. So we need the very best people. They're here on the site. We need a good plan. We're developing the plan. इंदौर से लेकर अमेरिका तक से सुरंग को भेदने के लिए भारी भरकम मशीनें मंगाई जा रही हैं। 1-2 नहीं, 6 विकल्पों पर काम किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आ रही जिसे सुनकर दिल को चैन की सांस आ जाए। It will take some time,
टू फाइंड आउट व्हाट आर द टेक्निकल रीजंस। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंक्वायरी की, हम भी करेंगे और वी विल फाइंड आउट। ये समय का तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसे टाइमलाइन तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि पहाड़ के अंदर आप ये कर, अभी समय का कहना मुश्किल है, कार्य गतिमान है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें उत्तरकाशी के सिलग्यारा टनल की है, जहां 12 नवंबर की सुबह करीब 8:45 बजे पहाड़ का मलबा गिरने से सुरंग के भीतर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। 12 नवंबर यानी वो तारीख जिस दिन देश दिवाली मना रहा था। आप कहेंगे कि मजदूर खा क्या रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे तस्वीर के इस हिस्से को देखिए। इस छोटे से पाइप के जरिए मजदूरों को ड्राई फ्रूट्स, मूढ़ी और पानी पहुंचाया जा रहा है। ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं है। अब मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पर कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। दिवाली के दिन उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ था और 9 दिन बीतने के बाद देश के मन में सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है। 41 मजदूर बाहर क्यों नहीं आ रहे? केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोशिश कर रही हैं, तो रुकावट आखिर कहां आ रही है? तो चलिए बारी बारी से आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के प्लान और प्लान में आ रहे रोड़े के बारे में बताते हैं। पहला प्लान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सोमवार दोपहर यानी उत्तरकाशी में चल रहे ऑपरेशन टनल की सबसे ताजा तस्वीर मौजूद है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 5 अलग अलग प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन जो सबसे ताजा प्लान है वो समझिए। सुरंग के ऊपर मौजूद इस पहाड़ की चोटी में ड्रिल करके भीतर जाने की कोशिश हो रही है। ये ऑप्शन 1 में रखा गया कि ONGC जो है एक वर्टिकल ड्रिलिंग करे। यहाँ थोड़ी हाइट ज़्यादा है, इतनी कैपेबिलिटी ONGC की, तो ONGC अपने आज इसका जियोलॉजी स्टडी कर रहा है और अकॉर्डिंगली वो मशीन्स वगैरह आइडेंटिफाई करके यहाँ फ्लाई करेंगे मशीन्स को। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चोटी तक भारी मशीनों को जाना है और इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को बुलाया गया है। BRO की टीम पहाड़ की चोटी तक जाने का रास्ता बना रही है ताकि मशीनों के हिस्से वहां तक ले जाए जा सके। लेकिन ये आसान काम नहीं है। पहले तो इस जगह पर मशीनों को पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टनल्स की अगर ऊपर तक की हाइट को हम देखें तो 150-200 मीटर के आसपास ये जगह है। पूरा पहाड़ी इलाका है, तस्वीर आप देख लीजिए। वहाँ ऊपर जो पहाड़ी का हिस्सा है वहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ तक इन बड़ी मशीनों को कैसे पहुँचाया जाए उसके लिए BRO काम कर रही है। JCB मशीनें लगाई गई हैं, कई सारे मजदूर लगाए गए हैं, NDRF SDRF की टीमें लगाई गई हैं, और इसी रास्ते से होकर कई सारे ट्रकों में वो मशीन के अलग अलग हिस्से हैं वो ले जाए जाएंगे। ये जो इक्विपमेंट बहुत हैवी हैं, तो जिस तरीके का रास्ता बनना, क्या उससे ये जा पाएंगे? हाँ, जा पाएंगे, नो प्रॉब्लम। पूरा रेडियस दिया हुआ है, एकदम ग्रेडियंट माइल्ड है, पहुंच जाएंगे। यानी पहले पहाड़ को समतल करके सड़क बनेगी, फिर मशीन के पार्ट्स पहुंचेंगे और उसके बाद सुरंग को भेदने का काम शुरू होगा। दूसरा प्लान, 9 दिन से मजदूर सूखे मेवे और मल्टीविटामिन जैसी चीजें खाकर अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें खाना पहुंचाने के लिए सुरंग तक एक मोटा पाइप डालने की कोशिश हो रही है। दरअसल मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग के ऊपर पहाड़ की चोटी से ड्रिल की जाएगी, लेकिन पहले छोटा पाइप डाला जाएगा ताकि सुरंग तक रोटी, चावल, पानी और कैमरा भेजा जा सके। अगर सुरंग की चोटी से छोटा पाइप चला गया तो फिर वहां से बड़ा पाइप डालने की कोशिश की जाएगी ताकि मजदूरों तक पहुंच सके।
लाइफलाइन वाली पाइप भी इसी जगह से इसलिए डाली जा रही है क्योंकि उन तक ज़्यादा मात्रा में खाना पहुंचे, पानी पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे, ज़रूरत का और कोई सामान अगर उन तक पहुंचाना वो पहुंचे, और सबसे बड़ी बात वहां तक कैमरे पहुंचाने की तैयारी है। उन तक कैमरा पहुंच जाएगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिर अंदर स्थिति कैसी है, और ये भांपा जाएगा, ये मैपिंग की जाएगी कि वहां तक पहुंचना कैसे है। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये वही जगह है जिसको मार्क किया गया है। इसको करीब से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये निशान यहाँ पर इसीलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर इस जगह पर इन चट्टानों को हटाकर यहाँ पर ड्रिलिंग की जानी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक पानी का स्रोत भी है। बरसात के वक्त पानी इस जगह से निकलता है, तो पानी अगर इस तरह से नीचे अगर जा रहा है, टनल के भीतर भी पानी जाता है, ये भी बताया जा रहा है। लाल झंडा यहाँ पर लगा दिया गया है, और लाल झंडा इसलिए ताकि ये इस पूरे इलाके को एक तरीके से सुरक्षित रखा जाए। करीबन 100 मीटर के आसपास ड्रिल करना होगा। 100 मीटर, जैसा आपने देखा हैंडपंप से ड्रिल किया जाता है, हैंडपंप के लिए ड्रिलिंग की जाती है। ऐसी ही ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग करनी है, तब जाकर हम उन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि पहाड़ के ऊपर से छेद करने के लिए 103 मीटर तक छेद करना होगा, जो कि एक जोखिम भरा काम है। तीसरा प्लान, मजदूरों तक पहुंचने के लिए तीसरा प्लान सुरंग के मुख्य रास्ते से ही पहुंचने का है, जो पहले दिन से किया जा रहा है। सुरंग का यह हिस्सा उत्तरकाशी में सिलकेआरा की तरफ खुलता है। हम लोगों ने इसको सेव करने के लिए जो सारा इंटरनेशनल टनल एजेंसीज हैं, जिस दिन ये घटना हुई थी उसी समय सारा कांटेक्ट करा गया था कि व्हाट आर द बेस्ट सॉल्यूशंस। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन बताते हैं वो ये, इस जोन में यहाँ पे हम लोग इस मग के थ्रू एक पाइपलाइन डालने 900 mm की, तो वो पाइपलाइन डालने का काम वहीं तत्काल शुरू कराया गया। जो एक उत्तर प्रदेश की जल विकास निगम है, उनके पास इसकी एक एगोर मशीन थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मशीन की स्पीड जो थी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो हम लोगों ने ये हाल के हाल एयरलिफ्ट करके एक अमेरिकन एगोर मशीन यहाँ दिल्ली से भेजी। वो मशीन सेटअप हो गई और 20 मीटर तक उसका पाइप अंदर जा चुका था। जानकारी के मुताबिक सुरंग के भीतर करीब 60 मीटर में फैले मलबे में 24 मीटर तक छेद किया जा चुका था, लेकिन शुक्रवार को काम अचानक रोकना पड़ा था। जो सिलकेआरा साइड का टनल है बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा सेंसिटिव है, उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। और ये सारे चीज़ों को करते हुए, आपको याद है आपने पूछा था बीच में कि 2 दिन हमने क्यों कार्य बंद कर दिया था या क्यों स्थगित कर दिया था। आपको याद होगा कि यहाँ पर 16 तारीख को भूकंप आपके झटके महसूस किए गए थे। भूकंप आने के पहले सीस्मिक एक्टिविटी होती है, तो वही सीस्मिक एक्टिविटी के कारण से बीच में एक क्रैंकिंग का साउंड आया था एंड पीपल गॉट स्कैर्ड। लेकिन हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया है, जो जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उसको हमने अंदर भेजा है और हमारा कार्य निरंतर चालू है। तय है कि सामने वाले रास्ते से मलबे को हटाने में मुश्किल पेश आ रही है, और इसीलिए अब पहाड़ की चोटी से और बड़ा छेद करने की प्लानिंग हुई है। सबसे बड़ी चुनौती मजदूरों को सुरंग के भीतर स्वस्थ रखने की है। लगातार इस बात की कोशिश हो रही थी कि सुरंग के भीतर 6 इंच का पाइप डाला जा सके, लेकिन एक विशाल पत्थर ने रास्ता रोक रखा था। हमारी लाइफलाइन जो मैंने पहले बताया था 4 इंच की थी, उसकी जगह हम 6 इंच की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम 2 बार हमने कोशिश की, 2 बार हम उसमें नहीं कर पाए, क्योंकि आगे आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक ऐसी शिला खड़ी है, ऐसा एक पत्थर है जिसको हम भेद नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब से मजदूर फंसे हैं, इन 9 दिनों में पहली बार सोमवार को खुशखबरी आई, जब ये पता चला कि 6 इंच का पाइप मजदूरों तक पहुंचाने में सफलता मिल गई है। एक और पाइप, एक और लाइफलाइन पाइप जिसे कहा जाता है, वो वहां पर इंस्टॉल कर दिया गया है, यानी कि एक छोर से वहां तक भेज दिया गया है जहां पर ये तमाम लोग फंसे हुए हैं। 6 इंच मोटा ये पाइप है, और इस पाइप के जरिए खाना भेजा जाना है, ऑक्सीजन भेजी जानी है, प्लस कैमरे भेजे जाएंगे, छोटे छोटे कैमरे, ताकि वहाँ की स्थिति को समझा जा सके, वहाँ की मैपिंग हो सके। छोटे छोटे रोबोट्स भी भेजे जाएंगे, वो भी वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक कामयाबी जो है वो आज 90 दिन हाथ लगी है। इसके बाद अब कोशिश की जा रही है बड़े पाइप्स को इंस्टॉल करने की, ताकि इनको बाहर भी निकाला जा सके। चौथा प्लान, अपनी स्क्रीन पर मौजूद सुरंग की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें बारी बारी वो तमाम प्लान दर्ज हैं जिसके जरिए सुरंग के भीतर जाने की कोशिश हो रही है।
चौथा प्लान सुरंग के दूसरे मुहाने से अंदर जाने का है। सुरंग का दूसरा मुहाना बडकोट की तरफ खुलता है। इस तस्वीर में देखिए, सुरंग के दोनों तरफ के रास्ते पर मलबा है और मलबे के बीच में 2 किलोमीटर के इस दायरे में मजदूर मौजूद है। ये सुरंग का वो हिस्सा है जो पूरा हो चुका था। हालांकि सुरंग में पानी और बिजली तो है, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही। बताया ये जा रहा है कि जो सिस्मोलॉजी एक्सपर्ट हैं, यानी कि जो भूगर्भ विज्ञान से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कई पहाड़ हैं, यहाँ पर एक तरह के पहाड़ नहीं है। एक तरफ आपको जो मिट्टी वाले पहाड़ नजर आएंगे तो दूसरी तरफ आपको पत्थर वाले पहाड़ नजर आएंगे। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझना भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऊपर से सीधे मशीन ड्रिल कर दें और उनको निकाल लें, और इसी वजह से चुनौतियां बड़ी हैं। 41 मजदूरों के परिवार के लोग सुरंग के बाहर मौजूद हैं, इस इंतजार में कि सुरंग का दरवाजा खुलेगा और खुशखबरी मिलेगी। लोग मजदूरों की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं। गंगोत्री धाम के पुजारी सतीश सोमवाल गोमुख से गंगा जल लेकर उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग के दरवाजे तक पहुँचे। उन तक ये गंगा जल पहुँचा दिया? जी, पहले भगवान को चढ़ाया, बोखो के नाग देवता को, वहाँ के नागों को जल चढ़ाया। उसके बाद जो अंदर वो पाइप है उसमें ये गंगा जल डाला है, और उनको फिर मैंने पूछा आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं? उनका हम स्वस्थ हैं, माली व्यवस्था कर रही है सरकार, और आप लोग जल्दी हमें बाहर निकालो, ऐसा बोल रहे थे। मैंने कहा पूरी तैयारी के साथ पूरी मशीनें आई पूरी दुनिया से। सुरंग हादसे को वहाँ के स्थानीय लोग भगवान की नाराजगी से जोड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जब भी सुरंग में काम करने के लिए मजदूर या फिर इंजीनियर जाते थे तो बाबा बौखनाथ के दर्शन करके ही अंदर जाते थे, लेकिन इस कंपनी ने जो कि इस टनल का निर्माण कर रही है उसने उस मंदिर को तोड़ दिया, और इसी वजह से हुआ है। और अब सामने आई है ये तस्वीर जब सुरंग के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में एक अस्थायी मंदिर बनाया गया है। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने के लिए अब भगवान का भी सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि टनल के ठीक बाहर इस वक्त एक छोटा मंदिर स्थापित किया जा रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है। टनल के बीचों बीच अगर आप ऊपर देखें तो क्रेन के सहारे एक पंडित को ऊपर आप देखेंगे जो कि वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। जो मंदिर का ध्वज है उसे वहां पर लगा रहे हैं। तमाम पूजा अर्चना की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि अब भगवान जल्द से जल्द एक रास्ता इनको दे। तमाम जो इंजीनियर्स एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं इनकी मदद करें और जल्द से जल्द वो 40 जिंदगियां जो हैं वो बाहर आ सके। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल पर पहुंचे इंटरनेशनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने भी सबसे पहले सुरंग के पास बने मंदिर में माथा टेका। 5वें प्लान के तौर पर बचाव टीम सुरंग के दाएं और बाएं तरफ भी ड्रिल करने की कोशिश करेगी, यानी कुल मिलाकर जानता कोई नहीं है कि सफलता कब और कहां से मिलेगी, इसलिए हर दिशा से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस कोशिश में सुरंग के भीतर मौजूद मजदूरों को किसी तरह से चोट ना पहुंचे।